Sit down, please. आज अपने को टॉपिक मिला हिस्ट्री में इंडिया ड्यूरिंग द एजेज ऑफ 4th एंड 7th सेंचुरीज, क्योंकि 3rd तक तो अपने खिचड़ी पढ़ चुके कल। कुषाण, सातवाहन, साउथ के चोल, चेरा, पांड्य, इंडो ग्रीक, ये अप टू 3rd सेंचुरी। अब आगे की हिस्ट्री शुरू होती है 4th और 7th सेंचुरीज, 4th एंड 7th सेंचुरीज तक। भाई 6th क्लास में 7th सेंचुरी तक की हिस्ट्री से आपको माथापौड़ी करनी पड़ेगी। बाद वाली तो आपका वेट करेंगे 7th क्लास में, मिडाइवल 7th क्लास में वेट करेंगे। लेकिन अब 6th में तो 7th तक आपको देखना पड़ेगा। ये टाइम पीरियड देखो, यहाँ क्राइस्ट का जन्म होता है 0, यानी ये है बीसी नहीं है, सीई, कॉमन एरा 0। यहाँ बेथलेहम में जन्म हो गया क्राइस्ट का, और कैलेंडर चल पड़ा है जो गोरों का कैलेंडर है उसके हिसाब से। कनिष्क का भी कैलेंडर था, शक कैलेंडर जो नेशनल कैलेंडर है अपना, 78 ईयर लेटर शुरू किया था उसने 0 से। एनीवे, यहाँ सबसे मेन जो इस 300 ईयर्स के अंदर जो चलता है वो गुप्त वंश था, गुप्त डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी? गुप्त डायनेस्टी। तो गुप्त डायनेस्टी में कौन कौन से महान राजा हुए? 300 ईयर्स तक ये महान ही रहे। काफी मुकाबला किया, काफी युद्ध जीते। इनका सबसे ज्यादा जो समुद्रगुप्त हुआ उसका मुकाबला तो कोई नहीं कर पाया। उसको तो इंडिया का नेपोलियन कहते हैं। जैसे फ्रांस का जो नेपोलियन था उसने सारे यूरोप को जीत लिया था, सारे यूरोप को फ्रांस बना दिया था। इसी प्रकार से इसने सारे भारत के सारे राजाओं को इंडिया बना दिया था समुद्रगुप्त ने। एनीवे, 323 में चंद्रगुप्त श्रीमान जी काफी बिग एरिया को कैप्चर कर लिया, और कहीं तो क्या है वार करके कर लिया, और कहीं क्या है कि बेटी ब्याह करके एरिया को बढ़ा लिया, जवाई बन गया। जैसे इसने अपना प्रभाव चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, जिसने क्या है कि एस्टैब्लिश किया गुप्त वंश को। गुप्त वंश का संस्थापक या एस्टैब्लिशर कौन है? चंद्रगुप्त फर्स्ट। इसने लिच्छवी वंश, नेपाल की तरफ जो मैंने मल जनपद पढ़ाया था, वैशाली वगैरह इस तरह की, तो वहाँ लिच्छवी वंश जहाँ महावीर जैन का जन्म हुआ, लिच्छवी की प्रिंसेस कुमार देवी थी। कुमार देवी से शादी करने से इनका प्रभाव जो है पूरा जम गया, एरिया काफी बड़ा हो गया। और ये जो इस चंद्रगुप्त फर्स्ट ने जो एस्टैब्लिश किया था वो डायनेस्टी 300 ईयर्स तक चलती रही। और इन्होंने क्या है कि नॉर्थ में कुषाणों को भी परास्त कर दिया। जो कुषाण थे नॉर्थ के, जो साउथ के गोदावरी के इधर मत आना, जो सातवाहन बोलते थे, उनको भी हरा दिया इस चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। तो कुल मिलाकर इसका एक बड़ा एस्टैब्लिशमेंट गुप्त साम्राज्य का हो गया। इसके बाद में आए श्रीमान जी समुद्रगुप्त, नेपोलियन ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्त ये जो जैसे कि बनाया है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, किसी को भी नहीं छोड़ा इसने, इस एम्परर ने, सम्राट ने। नॉर्थ के
सारे जितने राजा थे इकट्ठे होकर समुद्रगुप्त से लड़ने आए। 9 लिखा है ना, ये 9 किंग्स इकट्ठे होकर समुद्रगुप्त को हरा देंगे, नहीं हरा पाए, हार गए। इधर जब साउथ में समुद्रगुप्त गया तो छोटे मोटे 12 किंग्स इकट्ठे हुए, बोला हम समुद्रगुप्त को हराएंगे, नहीं हरा पाए। इनको हरा के और अपने नतमस्तक करके उनको झुकाकर और राज भी उनको दे दिया। बोला आप मेरे लिए राज करो, खुद के लिए नहीं, समुद्रगुप्त के लिए राज करो। तो इस प्रकार से नॉर्थ साउथ के राजा को हरा दिया। ईस्ट में म्यांमार, आसाम, बंगाल तक नहीं छोड़ा इस समुद्रगुप्त ने। वेस्ट में जो है अपने दूत भेजे कि मेरी अधीनता सुपरसिटी मेरी स्वीकार कर लो आप, आई एम सुपीरियर एंड यू आर इन्फीरियर, स्वीकार कर लो। दूत भेजे, उन्होंने स्वीकार कर लिया। जो वेस्ट के जो गण संघ थे वो भी सारे इसकी अधीनता स्वीकार कर ली। तो इतना बड़ा एम्पायर जो खड़ा किया समुद्रगुप्त ने किया। समुद्रगुप्त के बाद में 374 में चंद्रगुप्त सेकंड, जिसको विक्रमादित्य भी कहते हैं, उज्जैन जिनकी राजधानी थी, वो जो कहते हैं ना, फाइयान, कालिदास ने इन्हीं के राज में क्या इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे। वो दरबारी कवि था कालिदास, विज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, इस तरह का लिटरेचर संस्कृत का जो है कालिदास ने इसी चंद्रगुप्त सेकंड के समय में लिखा, 357 में। ये इसी के समय में ही क्या है कि वो फाइयान जो 6 साल तक इसी के राज में रहकर संस्कृत सीखी और बाद में बौद्ध के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में संस्कृत में लिखा फाइयान। इसके बाद में तो इत सिंह और मेंसांग आते हैं। एनीवे, विक्रमादित्य के बाद में कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त, इन्होंने इतने बड़े राज को मेंटेन रखा, यही इनकी एक महत्वपूर्ण बात थी। इतना बड़ा जो राज इनके पूर्वज छोड़कर गए थे उसको कम नहीं होने दिया। जो भी को अटैक करते थे, ज़्यादातर क्या है कि पश्चिम से नोमाडिक जो थे सेंट्रल एशिया से, वो अटैक करने आए थे। उन सारों को कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त ने डिफीट किया, नोमाडिक्स को। तो हम कह सकते हैं कि इनका क्या महान काम था, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त का। इनका क्या महान जो राज था पूर्वजों ने दिया था उसको कम नहीं होने दिया। नोमाडिक्स को, हूण वगैरह, जो हूण शक जो भी आए सब हरा दिया इन्होंने, ये बात थी। तो ये गुप्त यहाँ पर स्कंदगुप्त तक अपने को गुप्त पूरा होता है। और फिर आइए पोस्ट गुप्त, गुप्तोत्तर हिंदी में कहते हैं। गुप्तों के बाद 300 ईयर्स के बाद में, मतलब ये जो गुप्तों के बाद में जो है नॉर्थ के अंदर तो इम्पोर्टेंट जो था वो है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन नॉर्थ के अंदर अंतिम प्रबल शासक हुआ, स्ट्रॉन्ग शासक। उसके बाद में तो शक्ति जो है क्षीण हो गई, कम हो गई नॉर्थ की। हर्षवर्धन, और इसने अपनी शक्ति को ज्यादा बढ़ाने के लिए चालुक्यों पर, साउथ में जो चालुक्यों का राज था वहां पर अटैक किया। साउथ में चालुक्य डायनेस्टी होती थी जो 6th से 12th सेंचुरी तक राज किया था चालुक्यों ने। और ये 3 भागों में डिवाइड हो गए थे। एक ने तो क्या, एक लाइन जो है वो बादामी राजधानी बनाया, दूसरी लाइन ने कल्याणी राजधानी बनाया, तीसरी ने वेंगी राजधानी बनाया। आपको बादामी वाले याद रखने कि चालुक्य जो थे बादामी में,
इनकी लड़ाई, इसमें एक राजा हुआ था पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड पुलकेशिन सेकंड जो है ये हर्षवर्धन, इस पुलकेशिन सेकंड पर जो चालुक्य था, हर्षवर्धन ने अटैक किया कि मैं साउथ में जाकर बढ़ा लेता हूँ मेरा राज। लेकिन ऐसा हो नहीं सका, बुरी तरह से हर्षवर्धन ही आ गया पुलकेशिन सेकंड। तो इसको तो देखिए, हरा दीजिए, क्रॉस कर दीजिए, ये युद्ध की निशानी है, एक दूसरे से भिड़ना। और पुलकेशिन सेकंड को आप विजयी घोषित कर दीजिए, ये विक्टोरियस है पुलकेशिन सेकंड। और ये वार 618-19 में हुआ था। हर्षवर्धन की कहानी इस युद्ध के बाद में हो गई थी। उसने साउथ की तरफ देखा तक नहीं और अपना राज करता रहा और 606 पर बैठा था और 647 में राज इसका खत्म हो गया। इसी के टाइम में, हर्षवर्धन के टाइम में वेनसांग वगैरह और यहाँ आए थे और ये कन्नौज पर अपना काम, कन्नौज पर अपनी राजधानी चलाता रहा। और वेनसांग इसके राज में 8 साल रहा। बाण भट्ट ने हरिश्चरित्र का संस्कृत में पहला इतिहास लिखा और बोलते हैं ना कि संस्कृत में पहले इतिहास की बुक कौन सी है, बाण भट्ट की हर्षचरित्र, जो हर्षवर्धन के बारे में लिखी गई। और ये युद्ध नर्मदा के किनारे हुआ था। नर्मदा ही तो डिवाइड करती है ना नॉर्थ और साउथ को, लेकिन ये साउथ में नर्मदा को पार नहीं कर पाया हर्षवर्धन। तो पुलकेशिन सेकंड ने इसको हरा दिया और ये आप ऊपर रहिए, इधर मत आइए। ये चालुक्य था। अब और साउथ में जाइए। नर्मदा के बाद में गोदावरी, गोदावरी के बाद में आती है कृष्णा। तो गोदावरी तक तो चालुक्यों का राज ठीक था, लेकिन गोदावरी और कृष्णा के बीच में जो एरिया होता था उसको तो रायचूर कहते थे। रायचूर ये कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में। अपने पढ़ा था कृष्णा नदी की, जो कृष्णा नदी में पानी डाल दी है वो भीमा नदी, और भीमा नदी की भी एक सहायक नदी थी घोड़। घोड़ जो अपने स्टोन एज में पढ़ा था। घोड़ नदी किनारे 1000 लोगों का जो रहने का जो था स्टोन एज के अंदर, स्टोन एज के अंदर नहीं, चालकोलिथिक में। तो भीमा नदी, कृष्णा नदी पानी डालती ऊपर से, और साउथ से तुंगभद्रा नदी है वो कृष्णा में पानी डालती है। तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो एरिया था वो कहलाता था रायचूर। और तमिलनाडु के नॉर्थ में एक है कांजीवरम, जहाँ की साड़ियाँ भी प्रसिद्ध है। वो कांजीवरम जो है मद्रास से थोड़ा सा आप चेन्नई समझिए, चेन्नई के पास में ही कांजीवरम। तो कांजीवरम राजधानी होती थी पल्लवों की, और पल्लवों में राजा हुए महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन और नरसिंह वर्मन। अब पल्लव तो कहते थे कि रायचूर हम लेंगे, और उधर वो गोदावरी को पार करने को तैयार रहते थे ये चालुक्य, पुलकेशिन वगैरह के रायचूर हम लेंगे। तो चालुक्य और पल्लवों की भी लड़ाई हुई। हर्षवर्धन को हराने के बाद में पुलकेशिन ने सोचा कि अब तो मैं तो, मेरे बराबर तो कोई नहीं है। वो पल्लवों से जाके भिड़ गया कि रायचूर हमारा है। लेकिन हुआ ये कि पल्लव के राजा स्ट्रॉन्ग थे, महेंद्र वर्मन और नरसिंह वर्मन वगैरह, तो इनसे भिड़ा ये पुलकेशिन सेकंड और हार गया। ये हार का निशान अपने लगा दिया है। पल्लवों से ये हार गया पुलकेशिन, मतलब चालुक्य हार गए पहली बार में। फिर बाद में जो इसके पुलकेशिन के डिसेंडेंट था उसमें विक्रमादित्य के सेकंड हुआ। विक्रमादित्य सेकंड हुआ, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ। उसने कहा मैं पुलकेशिन सेकंड की हार का बदला लेके छोड़ूंगा, और पल्लवों के साथ जाके भिड़ गया।
और इस विक्रमादित्य सेकंड ने क्या है कि पल्लवों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, हरा दिया। पल्लव हार गए, क्रॉस लगा दिया मैंने, और विक्रमादित्य जीत गया, यहाँ राइट लगा दिया। लेकिन इस लड़ाई में इतनी भयंकर लड़ाई थी कि पल्लव नष्ट हो गए 0, और इधर क्या है कि चालुक्य थे वो भी कमजोर हो गए, और एक नई डायनेस्टी राष्ट्रकूट खड़ी हो गई। पल्लवों, ये चालुक्यों के सामंत हुआ करते थे राष्ट्रकूट। जब उन्होंने देखा कि चालुक्य पल्लवों से आपस में भिड़ के खत्म हो गए, तो वाई शुड नॉट बी ग्रैब दिस थ्रोन। तो उन्होंने चालुक्यों को डिथ्रोन कर दिया राष्ट्रकूट में, दंतिदुर्ग ने जो सामंत था, और अपना अलग डायनेस्टी स्थापित कर ली, जो 7th क्लास में पढ़ोगा, अब राष्ट्रकूट। पल्लव साफ हो गए, चालुक्य साफ हो गए, और राष्ट्रकूटों ने अपनी अलग डायनेस्टी बनानी शुरू कर दी, जो 7th में पढ़ोगे आप। कुल मिलाकर ये किंग्स की ये हिस्ट्री थी। इस हिस्ट्री के सोर्स पर भी तो नजर डालना पड़ेगा। ये कोई स्टोरी तो है नहीं, आप इंक्वायरी कर रहे हो पास्ट की। हिस्ट्री मीन्स लर्निंग बाय इंक्वायरी ऑफ पास्ट। तो आप इंक्वायरी कर रहे हो, तो आप गुप्त की इंक्वायरी किससे करोगे? वही बात है, उनके सिक्के हैं, कॉइन्स है, मोनूमेंट्स है, और सबसे बड़ा क्या है कि एक प्रयाग में, प्रयागराज जो आज है इलाहाबाद जिसको कहते थे पहले, प्रयागराज में एक प्रशस्ति मिली है, हरिसेना एक कवि की लिखी हुई, उसमें गुप्त वंशों का पूरा खाका हरिसेना तक का जो था वो लिखा हुआ है। तो गुप्तों का सोर्स तो हरिसेना की प्रशस्ति है, जो प्रयागराज में खुदाई में मिली। और ये जो साउथ वाली जो खिचड़ी है, हर्षवर्धन को हराना, पुलकेशिन का जीतना, फिर पुलकेशिन का जो है पल्लवों से टकराना, और फिर खुद का हार जाना, और विक्रमादित्य सेकंड का उस पर अटैक करना, पल्लवों को नष्ट करना, खुद का भी नष्ट हो जाना, ये जो बातें हैं, ये नर्मदा किनारे जो युद्ध हुआ था, इसका ब्यौरा हर्षवर्धन और पुलकेशिन सेकंड में, जिसमें पुलकेशिन सेकंड जो जीता था, बादामी जिसकी राजधानी थी, ये रवि कीर्ति ने 634 में एक इंस्क्रिप्शन तैयार किया था संस्कृत में, जो कर्नाटक में एक मंदिर है, मेघुती मंदिर, उसकी दीवारों पर ये सब संस्कृत में लिखा हुआ है। किसने लिखवाया था? रवि कीर्ति कवि था ये भी। जैसे नॉर्थ का गुप्तों का हरिसेना लिखा, यहाँ रवि कीर्ति ने लिखा। पूछ लेते भाई, ध्यान रखना। तो ये राजाओं का जो खून खराबा था, आपस में जो डायनेस्टी का भिड़ना, खत्म होना, जीतना, हारना, ये आपने क्रॉस और राइट करते हुए एक नोट्स बना लिया है, याद रहना चाहिए आपको। अब उनका जो प्रशासन कैसे चलता था, पल्लवों और चालुक्यों का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था? भाई सीधी सी बात है, सेंटर के अंदर राजा होता था, राजधानी में रहता था, उसकी काउंसिल होती थी, काउंसिल की बात माने या ना माने उसकी मर्जी। वही बात है कैबिनेट की, मोदी जी माने या ना माने उनकी मर्जी। तो वैसे ही क्या है कि राजा होता था, एक काउंसिल होती थी केंद्र में, सेंटर में, और फिर जो केंद्र होता था उसको डिवाइड किया जाता था, प्रोविंसेज में डिवाइड किया जाता था, प्रोविंसेज में, और फिर प्रोविंसेज को डिस्ट्रिक्ट का हेड होता था, उसको आयुक्त कहते थे, आयुक्त बोलते थे। तो जिला और गांव दोनों में मिला के क्या है कि कुछ पोस्ट्स होती थी, पद होते थे, जो प्रधानगी वगैरह और करते थे, नेतागिरी करते थे, जिनको नगर श्रेष्ठी कहते थे, नगर के सेठ, जो फाइनेंस वगैरह और उसमें काम करते थे।
जो व्यापार का कारवां जाता था उसको सुरक्षित रखना, व्यापार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कोई डाकू वगैरह है, और उसको सुरक्षित रखने के लिए एक पोस्ट हुआ करती थी, मतलब एसपी मान लो, पुलिस सारत्व है, सारत्व पोस्ट हुआ करती थी, व्यापार और कारों का ऐड हुआ करता था, सारत्व है। और एक गांव में होता था प्रथम कुलिक, उसको प्रधान जी कहते थे, प्रधान होता था, आजकल कहते हैं प्रधान, उस समय तो प्रथम कुलिक कहते थे। और बाकी आर्टिसन, क्राफ्ट्समैन, कारीगर और कायस्थ कहलाते थे, वो कारीगर और कायस्थ कहलाते थे, क्राफ्ट्समैन। रेवेन्यू कैसे आती थी? रेवेन्यू सारी जगह पुराने समय में आपके जो कोर्स में है उसमें एक तो आपको ट्रेड मिलेगा, नहीं व्यापार मिलेगा, एक इंडस्ट्री मिलेगी, एग्रीकल्चर मिलेगा, और जो क्राफ्ट्समैन जो कलाकृतियाँ वगैरह और बनाते हैं, सेमी प्रीशियस स्टोन्स वगैरह ही बनाते हैं, उस पर टैक्स। तो ये टैक्स से रेवेन्यू ये सारी इकट्ठी होती थी, ये इस तरह के टैक्स लगाए जाते थे, ट्रेड, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, क्राफ्ट्समैन, इन पर टैक्स लगाया जाता था। आर्मी, आर्मी का क्या स्ट्रक्चर था कि शतरंज, जब आपने चेस खेलते हो, चेस देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, हाथी, घोड़े, ऊंट नहीं थे, हाथी, घोड़े, पैदल, तो रथ, ऊंट की जगह रथ है। तो वो एक वो ये सब डिवीजन आर्मी में होते थे, इनकी सेना होती थी, हाथी, घोड़े, रथ, पैदल, ये होते थे इसके अंदर। और वैसे क्या है कि सामंत सिस्टम होते थे, राजा अपनी सेना थोड़ी रखता था, सामंतों को जब भी युद्ध में लड़ना होता था चालुक्य और पल्लवों में अपने अपने सामंत होते थे, जैसे वो राष्ट्रकूट सामंत होते थे ना चालुक्यों के, चलो पल्लवों के साथ लड़ना, आ जाइए सेना लेकर। तो इन सामंतों की सेना से लड़ते थे, बदले में सामंतों को क्या मिलता था, उनको जमीन दे देते थे कि इसकी रेवेन्यू को आप रखो और आर्मी को मेंटेन करो, उनको लैंड ग्रांट कर देते थे सामंतों को बदले में। अब लोकल जो है असेंबलीज वगैरह, संसद या विधानसभा, जनता की राय जानने के लिए वहाँ पर क्या था, पल्लवों और इनके चालुक्यों के, एक तो क्या कि सभा होती थी, सभा हमेशा ही उच्च लोगों की होती है, ऊंचे लोग वहाँ डिसीजन लिया करते थे, एक प्रकार की बड़ी कैबिनेट होगी पावरफुल, ऊंचे जो लोग होते थे वो सभा के अंदर डिस्कस करते थे, निर्णय लेते थे। सभा पीछे भी अपने सभा पढ़ी है तो ऊंचे लोग सभा कहते थे, समिति में आम लोग पढ़ा करते थे बड़े, लेकिन यहाँ समिति शब्द नहीं काम में लेकर उर है, UR, उर, ये इस तरह का पूछ ले सकते हैं उर, क्योंकि ये शब्द ही ऐसा है उर। ये एक असेंबली जो निचले लोगों की होती थी, ये गांव के अंदर होती थी, एक प्रकार की पंचायत होती थी, लेकिन इसमें क्या है कि खास बात ये थी कि ब्राह्मण हिस्सा नहीं ले सकते थे। अपने पढ़ा है कि औरतें और जो दास या शूद्र है वो असेंबली में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ उल्टा है उर, या वो गांव की पंचायत होती थी उर, उसमें ब्राह्मण हिस्सा नहीं ले सकते, वो सभा में जाओ, वहाँ अपने निर्णय सुनाओ। और नगरम, आज भी तो बड़े शहरों में होते हैं ना ट्रेड यूनियंस, व्यापारी, ये फलाना व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं श्रीमान एक्स, ये फलाने शहर के जो व्यापार संघ है उसके अध्यक्ष हैं वाई। तो जो व्यापार संघ होते थे इस प्रकार के नगरम, वो नगर की उसकी व्यवस्था के, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में ध्यान रखते थे। ये तो इस चैप्टर में दो, हरिसेना और रवि कीर्ति को जरूर ध्यान रखना, ये एग्जाम में आ सकता है। ये जो सारा मामला साउथ वाला, ये तो रवि कीर्ति से अपने लिखा है, और ऊपर वाला गुप्तों का लिखा है हरिसेना के द्वारा।
और इसमें खिचड़ी के अंदर जो सबसे बड़ा, इसको भयंकर एम्परर कह सकते हो आप, समुद्रगुप्त सामने आता है। चलिए नेक्स्ट लेसन।